नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ शंकर दुबे जी, हु इज़ अ लॉयर, हु इज़ एन एडवोकेट इन लखनऊ हाई कोर्ट। एंड सिद्धार्थ जी काफ़ी सोशली एक्टिव रहते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे बड़ी पैनी निगाह बना कर रखते हैं। इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस एडवोकेट्स फ्रॉम लखनऊ हाई कोर्ट। जितना मैंने इनके बारे में सुना हुआ है, बहुत कनेक्टेड भी हैं। सो आज हम जो बात करने वाले हैं, तहारुर राना के कॉन्टेक्स्ट में 2 लॉयर्स हैं, बड़े लॉयर्स हैं, जिनका नाम चल रहा है। एक वो लॉयर हैं जो उनका केस लड़ने वाले हैं। अब दिमाग में जो बत्ती जल रही है कि इसका केस किसने लड़ने की सोची, पर प्लीज़ भड़किए मत, उस पे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और समबडी हू एक्चुअली एक्स्ट्राडाइटेड हिम फ्रॉम यूएस टू इंडिया। सो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़, लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो उन्होंने किया। सो लेट्स नो द पर्सन जिन्होंने तहव्वुर राना को भारत लेकर आए। और फिर ये जो बंदा है जो तहव्वुर राना के लिए केस लड़ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सिद्धार्थ, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू मैम। पहली बात तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक 16 साल की लड़ाई आज हमने पूरी कर ली है और तहव्वुर राणा को हमने एक्स्ट्राडाइट कर लिया है। वी हैव ब्रॉट हिम बैक टू द लैंड एंड नाउ ही विल बी प्रोसिक्यूटेड एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। नाउ द पर्सन, जैसा कि आपने मेंशन किया, हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एक्स्ट्राडाइटिंग हिम बैक is Mr. Dayan Krishnan. Now, this guy is a very fantabulous lawyer, I must say, and I must acknowledge all his efforts dedicated in the service of Bharat Mata ever since, not now, but ever since 99, since he has been in practice. In fact, he's the guy who has tried the landmark case of 2001 Parliament attacks. So when we discuss about Mr. Krishnan, we must know that in 1993, this guy graduated from the top law schools and he was from the maiden batch. So when we talk about advocates and lawyers here, madam, we must. तो जब हम समझते हैं कि मिस्टर कृष्णन कौन है, तो हमें 1993 में जाना पड़ेगा और ये समझना होगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक जो टॉप लॉ स्कूल होता है इंडिया में, जैसे आईआईएम्स होते हैं, आईआईटीज होते हैं फॉर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, वैसे ही नेशनल लॉ स्कूल्स होते हैं जहां पर लॉ की पढ़ाई होती है, बेसिकली एलएलबी और एलएलएम एंड पीएचडी एंड रिसर्च इन लॉ। वहां जो पहला नेशनल लॉ स्कूल इंडिया में खुला था, उसके मेडन बैच के ग्रेजुएट हैं मिस्टर डायन। And ever since then, he has been active in public service. He was a very well-established practitioner by the fall of 1999 and 2000. In fact, उन्हें 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुए थे, उसके ट्रायल को कंडक्ट करने की भी जिम्मेदारी एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दी गई थी। यहां तक ही नहीं बात करेंगे हम, फिर हमें 2012 में जाना पड़ेगा। निर्भया केस, जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी, उसमें भी उन्होंने प्रोसिक्यूशन का काम किया था और वहां पर कॉन्विक्ट को उन्होंने उसका कन्विक्शन कराया, उसमें जजमेंट आया एंड वी ऑल नो द आउटकम। 2010 में जब ये घटना हुई, अप्रिय घटना हुई 26/11 की 2008 में, उसके बाद 2009 में तहव्वुर राणा वाज अरेस्टेड फॉर, उसके अलग अलग चार्जेस थे। डैनिश न्यूज़पेपर पे अटैक करना चाहता था, तो उस चार्ज पे अटैक किया गया था। बाद में ये पता चला कि उसके लिंक्स हैं लश्कर ए तैयबा से, और फिर बातें धीरे धीरे परत दर परत उठी, तो पता चला कि इनके लिंक्स 26/11 के अटैक तक भी हैं। तो ये बात कम्युनिकेट की गई भारत सरकार को। भारत सरकार ने अपने बेस्ट डेलीगेशन को अपॉइंट करते हुए उसके साथ में मिस्टर दयान कृष्णन को भेजा फॉर दी उनको सवाल जवाब करने के लिए, तहकीकात करने के लिए। इनफैक्ट 2010 में मिस्टर कृष्णन अमेरिका गए थे सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि वो एक बार असर्टेन कर सकें कि इस व्यक्ति का इस पूरी घटना में कितना लिमिटेड या कितना वास्ट रोल था। क्योंकि अगर हम लश्कर ए तैयबा पे जाएंगे मैडम, तो हमें ये समझना होगा हाफिज सईद इज द बॉस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, उसका सरगना है और उसी ने ये पूरा अटैक स्टेज किया था। ही वाज द मास्टरमाइंड। बट इसके अलावा भी कुछ सिग्निफिकेंट प्लेयर्स रहे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसमें से एक डेविड कोलमैन हेडली है, उनमें से एक तहव्वुर राणा है, और सतत प्रयासरत रहे हैं कि हम उन्हें वापस यहाँ ले आए और भारतीय संविधान, भारतीय कानून के हिसाब से उनका ट्रायल कंडक्ट किया जाए और उनका अगर कन्विक्शन होता है तो कन्विक्शन हो, एक्विटल होता है तो एक्विटल हो। इनफैक्ट जब मिस्टर कृष्णन ये पूरी एक्स्ट्रेडिशन की लड़ाई लड़ रहे थे
और ये एक धर्म युद्ध से कम नहीं होगा। जब देशद्रोह होता है, तो देशद्रोह को ट्राई करने के लिए जब काम किया जाता है, तो वो देश सेवा और धर्म सेवा से कम नहीं है। तो उन्होंने 2010 से लेकर के 2025 जनवरी तक की ये पूरी लड़ाई तहव्वुर राणा को लाने की लड़ी। डिस्ट्रिक्ट जज पहले सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज कह रहा हूँ, माफ करिएगा। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, वहां पर पहले जो सबसे छोटी कोर्ट होती है अमेरिकन सेटअप में, वहां पर उन्होंने इस पूरे मामले को कंटेस्ट किया भारत सरकार की ओर से। उसके बाद एक नाइन्थ सर्किट कोर्ट होती है यूएस में, वहां पर उन्होंने कंटेस्ट किया, जो कि एक अपीलेट कोर्ट होती है। और एक आखिरी कोर्ट जो यूएस के कानून के हिसाब से है, वहां की सुप्रीम कोर्ट। वहां पर भी तहव्वुर राणा ने अपनी प्ली मूव की थी, जिसको कंटेस्ट किया था मिस्टर कृष्णन ने, वहां पर भी हराया। और हराने के बाद आज उसका परिणाम हम देख सकते हैं कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है। सो ही इज अ वेरी बहुत ही रिमार्केबल व्यक्ति हैं। और 2011 और 2012 में रविशंकरन और रेमन वार्ले के बारे में हम सब जानते होंगे, काफी बड़े ऑफेंडर्स थे, उनको भी ट्राई करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। एक्स्ट्राडिशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं। एंड ओवर द टाइम इनका एक्सपीरियंस इस एरिया में, इनका नीश इतना ग्रो हो गया कि अब ये एक्स्ट्राडिशन की ही प्रमुख कार्य भारत सरकार के लिए करते हैं, और भारत सरकार भी इन्हें सलाह करने में संकोच नहीं करती है। बात हम बाकी मुकदमों में भी देखते आए हैं कि भारत सरकार को अगर आवश्यकता लगती है, तो वो प्राइवेट काउंसिल्स, तो वन ऑफ द बेस्ट काउंसिल्स को इंगेज करती है। हरीश साल्वे साहब को किया था यूनाइटेड नेशंस आईसीजे में। तो भारत सरकार जो 2014 के बाद वाली है, उसके तेवर थोड़े बदले हुए हैं, और उन्होंने सपोर्ट किया पूरे मैकेनिज्म को टू एक्स्ट्राडाइट दिस टेररिस्ट बैक टू द लैंड, और उसके बाद उसको ट्राई किया जा सके यहाँ के कानून के हिसाब से, और फिर जैसी भी सजा हो वैसी दी जाए। और आगे भी हम देखेंगे कि वो भारत सरकार को कह रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूशन कैरी आउट करेंगे, एनआईए की तरफ से प्रोसिक्यूशन कैरी आउट करेंगे और बहस करेंगे, और इसमें पूरा प्रयास करेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इसके अलावा मैडम, जब हम पीयूष सचदेवा की बात करते हैं, तो पीयूष सचदेवा जी एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड और बहुत ही अच्छे सीनियर प्रैक्टिशनर हैं दिल्ली के। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज अथॉरिटी, एक तो मैं व्यूअर्स के लिए थोड़ी इजी करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को समझाता हूँ कि न्याय एक अधिकार स्वरूप हमें प्राप्त है। संवैधानिक रूप से ये हमारा एक मूल अधिकार है कि हमें न्याय पाने के लिए हर संभव प्रयास करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर हम अपनी पुरातन संस्कृति में भी जाएं, तो पहले राजा महाराजा के सामने कहा जाता था कि साहब ये चोर है, तो कहा जाता था कि कोई बताए कि ये चोर कैसे नहीं है। सिर्फ कहना तो एक प्रोसिक्यूशन का काम होता है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ कहते हैं जिसको, उसे फॉलो करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि क्या जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। अगर सही है तो वैसा कन्विक्शन होगा, गलत है तो एक्विटल होगा। वो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है। उसी के तहत जुडिशियल सर्विसेज अथॉरिटी ऐसे स्टैब्लिश की गई है हर स्टेट में और नेशनल लेवल पे भी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्टैब्लिश्ड है, जिसका काम है कि ऐसे सभी लोग जो समाज के उपेक्षित वर्ग से आते हैं, या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अंग्रेजी में जो शब्द लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, वो कहते हैं एडिक्वेट लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी उनका विधिक रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में। तो अगर ये करने के लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को कोई वकील ना मिले, वकील महंगे होते हैं, वकीलों का अलग अलग फीस होती है, वकीलों की अवेलेबिलिटी होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी मुवक्किल को वकील नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी संस्था को बनाया गया है जिसका यह प्रमुख कार्य है कि वो एक पैनल बना के रखती है। उस पैनल ऑफ लॉयर्स में से, वकीलों के पैनल में से वकीलों को दिया जाता है कि आप इनका मुकदमा, आपको ये फाइल अलॉट की जाती है, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है कि मुझे आपसे विधिक सहायता की जरूरत है, और विधिक सहायता के लिए जो पैनल ऑफ एडवोकेट्स है उसमें से एक पैनल एडवोकेट को ये मैटर असाइन किया जाता है। सिमिलर प्रॉब्लम अराइज हुई थी 2008 में जब कसाब को पकड़ा गया था। सिमिलर प्रॉब्लम अराइज हुई थी 2012 में जब निर्भया केस के परपिट्रेटर्स को पकड़ा गया था, कि कोई भी वकील, बार का कोई भी मेंबर इसको प्रोसिक्यूट नहीं करना, डिफेंस नहीं करना चाहता था। अक्यूज्ड की तरफ से, अब तो कॉन्विक्ट्स हो गए हैं, कॉन्विक्ट्स की तरफ से कोई भी अपीयर नहीं करना चाहता था, चाहे कसाब की तरफ से
क्योंकि इससे सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन पे हमला नहीं हुआ था, ये हमला भारत के लोगों पे था, ये हमला भारत के संविधान पे था, ये भारत की व्यवस्था पे था, जो पुरातन संस्कृति हमारी चली आ रही है, हमारी संस्कृति पे हमला था, ये हमारी वैल्यूज पे हमला था। तो इसको लोगों ने बहुत ही पर्सनली लिया, और वकील का ये राइट है एज पर द एडवोकेट्स एक्ट कि हम जिसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते या हम अपने आप को असक्षम पाते हैं तो हम मना कर सकते हैं। लेकिन यह मना करना या यह लेना, ये किसी चीज के फीस के अभाव में नहीं हो सकता, किसी चीज के ट्रांजैक्शन के अनुरूप नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉ एक नोबल प्रोफेशन है। ये यहाँ पर कोई भी चीज इसलिए नहीं करी जाती है कि धनार्जन किया जा सके, यह पूरी प्रैक्टिस इसलिए की जाती है, चाहे वो जज बेंच पे बैठे हो, चाहे वो एडवोकेट्स बार में हो, कि न्याय की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। तो ये न्याय जो पूरी न्याय प्रणाली है, इसके ये अलग अलग पुर्जे हैं। उनमें से एक पुर्जा दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज अथॉरिटी है, और उसी के माध्यम से अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तहव्वुर राणा को कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, जो पीयूष सचदेवा जी को जिसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त जो श्री दयान कृष्णन पूरी प्रोसिक्यूशन का काम करेंगे, और वो अकेले नहीं काम करेंगे, उनके साथ नरेंद्र मन जी होंगे। मैंने इस पे थोड़ा अध्ययन किया था कि ये कौन सी टीम होगी। तो नरेंद्र मन जी हैं, एक बहुत ही सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, जिन्होंने पहले भी सीबीआई को काफी सारे मामलों में रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा संजीव शेषाद्री हैं, श्रीधर काले हैं, जो एनआईए काउंसिल्स हैं, ये भी असिस्ट करेंगे दयान कृष्णन जी को। ये पूरा इनको लीगल सर्विसेज देना मैंडेटरी है। इनके पैसे कौन देगा, इनकी फीस क्यों होगी? क्योंकि मुझे फीस के बारे में इसलिए क्यूरियोसिटी रहती है क्योंकि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, उनकी फीस तो बहुत हाई रेंज में आती है ना। हाँ, ये तो कहावत है मैम, वकील मटर भी नहीं छीनते बिना फीस के। जी तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, सभी को अपने घर चलाने हैं। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर जुडिशियल सर्विसेज अथॉरिटी को, हर स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज अथॉरिटी और नेशनल जुडिशियल सर्विसेज अथॉरिटी को एक फंड आवंटित किया जाता है। यह जो फंड होता है, ये इसी मद के लिए किया जाता है कि जो कार्य जुडिशियल सर्विसेज अथॉरिटी के हैं, जिसमें से रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही प्रमुख कार्य है प्रो बोनो केसेस में, जो ऐसे केसेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं, उसमें खर्चे तो पड़ते हैं, एफिडेविट दाखिल होती है, तमाम टिकट्स लगते हैं, तमाम प्रिंट आउट्स लगते हैं, स्टेशनरीज लगती हैं, और कुछ नहीं लगता है तो कम से कम वकील के आने जाने का तेल और समय तो लगता ही है। तो इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए, एक वकील की मेहनत को कॉम्पनसेट करने के लिए प्रावधान मानदेय के बनाए गए हैं, और उस मानदेय को समय समय पर ये ऐसी अथॉरिटीज जैसे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये समय समय पर इसको रिवाइज करते रहते हैं एज पर दी मार्केट रेट्स। उसके मानदेय हैं, मैं दिल्ली के तो इतने श्योर नहीं हूँ कि क्या है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश के पता है कि क्या प्रति फाइल मिलता है, और उसी में आपको पूरे मुकदमे को लड़ना होता है। इसके अलावा अतिरिक्त अगर कोई आप शपथ पत्र दाखिल करते हैं या कोई और खर्चे होते हैं, तो उसका भी आप बिल मूव करेंगे तो उस बिल की आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगा। पर शुरुआत में तो हमें अपने जेब से खर्च करना होता है, और जब हम जेब से खर्च करने की बात करते हैं तो न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चले मैडम, इसकी प्रमुख जिम्मेदारी एक वकील की भी होती है। तो अगर कई बार हमारे को ऐसी आवश्यकता भी पड़ जाती है कि हम अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं और उसको कार्य को करते हैं, लेकिन हाँ, इस प्रकरण में उन्हें जुडिशियल सर्विसेज अथॉरिटी से आवंटित फंड में से जो मानदेय के हिसाब से बनता है उनका बिल, वो उनको प्राप्त होगा। यह सरकार नहीं देती, ये जुडिशियल सर्विसेज अथॉरिटी नहीं देती, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, ये माननीय उच्च न्यायालय नहीं देता है। ये देते हैं तो एक दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो कि एक बड़े अम्ब्रेला में काम करती है, उसके अपने फंड्स एलोकेट किए गए हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर हम इसको ऐसे समझें कि एक आतंकवाद के अपराधी को बचाने के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है या आवंटित फंड में से पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि उस आवंटित मद में से अलग अलग चीजों के खर्चे हैं, जिसमें यह एक हेड है जिसमें से पैसा पीयूष सचदेवा जी को दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कई एडवोकेट्स विलिंगली अपनी स्वयं की इच्छा से यह कहते हैं कि साहब मुझे इसकी बिलिंग नहीं करनी है। जैसे कि हरीश साल्वे साहब का क्लासिक एग्जाम्पल हम जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जब उन्होंने आर्ग्यू किया था, मात्र ₹1 पूरे मुकदमे की फीस उन्होंने ली थी।
ये एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है। तो कई बार जब हम दयान कृष्णन जी की बात करते हैं, हम पीयूष सचदेवा जी की बात करते हैं, जब हम इस स्तर के बड़े वकीलों की बात करते हैं, तो हमें ये भी समझना होगा कि यह जब कार्य करते हैं, तो ये देश सेवा करते हैं, धनार्जन के लिए नहीं करते हैं। तो ऐसा संभव ये भी हो सकता है कि शायद वो अपना इस चीज़ का बिल दें ही ना। हाँ, कितना आसान है तहव्वुर राना के लॉयर को इन्फ्लुएंस करना। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कसाब की जो हैंगिंग थी, जो कसाब का केस था, वो लंबा इसलिए चला था क्योंकि माना जा रहा था जो उनका लॉयर था वो तो आईएसआई के हाथों बिक गया था। Directly and indirectly money came to him and Congress was in power at that point of time. They couldn't secure कि भाई जो लॉयर है वो अनइन्फ्लुएंस्ड रहे, चाहे फाइनेंशियली या सोशली, एंड उसकी वजह से जो केस है वो बहुत लंबा ड्रैग हुआ था। इनफैक्ट अभी अभी कमेंट भी आया है, आई थिंक डीएमके की पार्टी के लोगों का कमेंट आया है और सम इंडिया अलायंस पार्टनर कमेंटेड टुडे कि भाई इनको जो है कसाब की तरफ फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा या इनको टांग दिया जाएगा। इस तरीके के स्टेटमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के डिफरेंट डिफरेंट नेता दे रहे हैं जी। मैडम, इस संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब हम नेताओं की बात करते हैं तो राजनीति बीच में आ जाती है, और राजनीति जब बीच में आती है तो काफ़ी हल्कापन भी नेता आजकल अपने साथ अपने बयानों में ले चलते हैं। ये कहना बहुत अनफाउंडेड होगा कि कोई वकील आईएसआई का एजेंट होता है। जब हम एक एडवोकेट की बात करते हैं तो एडवोकेट का प्राइमरी कंसर्न ये है कि वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करे, उसकी बात सक्षम अथॉरिटी के समक्ष ढंग से रखे, जितना बताना चाहिए उतना बताए, कोर्ट को असिस्ट करे। एक एडवोकेट को कोर्ट का ऑफिसर माना जाता है, इसीलिए क्योंकि उसका प्राइमरी टास्क है कोर्ट को हेल्प करना। अब जब इसको हम असिस्ट करने की बात को कहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके पास भी अपने डिफेंस में कहने के लिए काफी कुछ है, और उसे सुनना माननीय बेंच का जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उनकी ड्यूटी, उनका 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 उत्तरदायित्व है सभी के प्रति कि वो सबकी बातें सुने, उसके बाद अपना जुडिशियल माइंड लगाएं और बताएं कि इसमें कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। इसको करने के लिए अगर एडवोकेट को सारी बातें अपने क्लाइंट की रखने के कारण यह आरोप लगाया जाता है कि वो आईएसआई एजेंट है, तो ये बहुत ही अनफाउंडेड होगा, और मैं कहूँगा ये बहुत ही कैजुअल बात होगी। ये बात वो होगी जो लोग चाय की टपरी पे बैठ करके करते हैं मैडम, और वो कुछ भी कहते हैं, ये अनफाउंडेड बात है। और जब जब अवसर आएगा तब तब एडवोकेट रिप्रेजेंट करेगा। एडवोकेट्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तब भी रिप्रेजेंट करा था। एक बहुत ही फेमस ट्रायल है न्यूरमबर्ग ट्रायल और टोक्यो ट्रायल, इनके ऊपर इनफैक्ट मूवीज भी बनी है। वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो सारे एक्यूज थे उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूरमबर्ग में कोर्ट बनाई गई थी। तो अपनी बात उन लोगों ने ये कहा, वो कन्विंस थे इस बात से, उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा ये बात, हम देख भी सकते हैं विभिन्न आर्काइव्स में, कि वो कन्विंस थे कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई उनके लिए धर्म की लड़ाई है, और ये बात उन्होंने रिकॉर्ड पे दी है, और इसी बात को एडवोकेट ने कोर्ट के सामने भी रखा उस समय के। तो अगर आज कसाब को लगता है कि कसाब ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और कसाब उसको कोर्ट के समक्ष रखना चाहता है, जैसे कि हम क्लासिक एग्जाम्पल देख सकते हैं आदरणीय भगत सिंह जी का, कि भगत सिंह जी का जब ट्रायल हो रहा था तो भगत सिंह जी ने भी अपनी सभी बातें कही थी। जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को बचाने के लिए बातें कहें, कई बार लोग इस देशभक्ति के नशे में होते हैं कि वो सारी बातें साफ कह देते हैं। उन्होंने कोर्ट में भी खड़े होकर के ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। तो जब इस प्रकार के रैकेट हम लोगों की बात करते हैं, जैसे कि डेविड कोलमैन हेडली है या फिर तहव्वुर राणा है या हाफिज सईद है, हाफिज सईद के हम कई सारे बयान भी वीडियो समय समय पर न्यूज चैनल्स पे और अखबारों में कुछ ना कुछ न्यूज पढ़ते रहते हैं। तो ये लोग मानसिक रूप से किसी आइडिया के प्रति कन्विंस हैं और उसको वो कोर्ट के समक्ष भी रखने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं है वो अपना सिर्फ बचाव करेंगे, इन बातों को रखने के लिए उनका वकील ही एक अधिकृत व्यक्ति है जो कोर्ट के सामने इन बातों को रखेगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया या इसमें आपका रोल क्या था। तो बताएगा कि मेरा रोल इतना लिमिटेड था या मेरा रोल इतना एक्सटेंसिव था, क्योंकि जब तक ये नहीं बताया जाएगा ग्रेविटी ऑफ क्राइम को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये ऑफेंस कितना बड़ा था कितना छोटा था। क्योंकि कहने वालों के लिए तो ये अब
लेफ्ट इकोसिस्टम ये भी आर्ग्यू करता है कि तहव्वुर राणा का कोई वो रोल नहीं था, उसने सिर्फ डेविड कोलमैन हेडली को इंडिया में घुसाया, उसने कुछ फाइनेंसेस दिए और फ्रंट बिजनेस दिया, बस इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं था। बात ये नहीं, हमें लार्जर पिक्चर पे जाना पड़ेगा कि उसकी इन हरकतों के कारण परिणाम क्या हुए और क्या उसे इसके बारे में पहले से पता था। तो इन बातों को हमें समझना होगा, मीडिया ट्रायल से बचना होगा, एक ड्यू प्रोसीजर है, वहां पर एक बार ट्रायल होगा, सारी बातें सभी पक्षों की सुनी जाएगी, उसके बाद न्याय संगत जो भी कार्रवाई होती है वो माननीय न्यायालय इस संबंध में पारित करेगा आदेश। वैसे थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, भारत माता की।